हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय एडसिटी चैनल से। मैं हिस्ट्री के पेपर का आज एक और टॉपिक लेके आया हूँ, वैदिक सभ्यता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक्स भी कर दीजिए। और अगर इससे संबंधित कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में यानी वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक, तो वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की सभ्यता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। और ये जो आर्य है ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इनका मूल स्थान यानी कि यह है मध्य एशिया, जो कि मैक्स मुलर के अनुसार कहा गया है। आर्यों की या वैदिक सभ्यता में जो भाषा उपयोग की जाती है वो संस्कृत थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले मैंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें और वैदिक सभ्यता में एक स्पष्ट अंतर कि हड़प्पा संस्कृति जो थी, ये हड़प्पा सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, तो चाहे हड़प्पा संस्कृति हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, इसके प्रमाण या साक्ष्य के लिए क्या क्या मौजूद है उस पर भी ध्यान देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के लिए जो साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है उसमें एक तो साहित्यिक साक्ष्य हो गए और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हो गए, जैसे वेद हो गए, आरण्यक, उपनिषद, महापुराण, वेदांग। इसी तरह जैसे एक पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जैसे भूगास कोई अभिलेख और कसाइट अभिलेख। तो आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल से। ठीक, यानी कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पहला वाला जो है वो ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो समय बताया था वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में पहले राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि आर्यों की जो ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता जो थी उसमें राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आरोही क्रम में इस प्रकार से 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला कुल होगा, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और फिर लास्ट में राष्ट्र। यानी कि एक कुछ सदस्यों का परिवार है जिसको परिवार या कुल कह सकते हैं। कुलों से मिलके ग्राम बनेगा, ऐसे ही ग्राम से मिलकर विष बनता है। ऐसे ही विष से जन और जन से राष्ट्र। ठीक, तो ग्राम होगा उसका मुखिया कहलाता है ग्रामीणी, विष का प्रधान या मुखिया जो होगा वो विषपति। ऐसे ही जन का जो शासक है या जन का जो प्रधान होता है उसको राजन कहलाते हैं। और कुल जो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई होती है कुल का जो मुखिया होगा वो कुलप कहलाता है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप ध्यान रखना कि कुल का जो मुखिया होगा वो कुलप कहलाएगा। लास्ट में जो जन है उसका शासक राजन कहलाएगा। ठीक, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ठीक, और कुछ जो है गैर राजतंत्रात्मक राज्य भी थे जिन्हें गण कहा जाता था। ठीक, राजा का पद वंशानुगत था। ठीक, और राजा के अलावा कुछ और शब्द या यूज़ किए जाते थे, जैसे कुछ और लोग भी थे जैसे पुरोहित, सेनानी, कुलपति, विषपति, ग्रामीणी, स्पर्श इत्यादि। ठीक, इसमें पूरब करके भी एक शब्द आता है, यानी पूरब भी एक अधिकारी जिसको दुर्गपति कहते हैं, मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला। ऐसे ही स्पर्श जो है उसका मतलब होता है जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर, यानी स्पर्श से मैंने गुप्तचर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही वाजपति करके जो अधिकारी होता था वो होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र जो अधिकारी होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, यानी कि एक सभा और समिति ये संस्थाएं थी। इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती है, चाहे सभा हो चाहे समिति हो। तो सभा जो है वो जनरली जैसे उच्च कुल वाले जो लोग होते थे उनकी समिति होती थी या उनकी संस्था होती थी। ठीक, ऋग्वैदिक काल में युद्ध में छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे जिसको कबीले कहते थे, तो कबीले का नेतृत्व राजा करता था।
और युद्ध के लिए जो है गविष्टि, गविष्टि एक शब्द है जो युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे गविष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है गायों की खोज। ठीक, इसी समय ऋग्वैदिक काल में ही एक दशराज्ञा करके युद्ध है जो परुष्णी, जो आज जिसे रावी कहते हैं, उस नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास और 10 जनों यानी 10 ये कबीले कह सकते हैं, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था वो विजयी हुआ था। ठीक, ये राजनीतिक स्थिति है। ये दशराज्ञा के युद्ध जो रावी नदी या परुष्णी, जो प्राचीन समय में रावी का नाम था, उसके निकट या उसके तट पर लड़ा गया था। याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। अगली जो है सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और ये जो वर्ण का विभाजन था ये व्यवसाय पर आधारित होता था। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। ठीक, और समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती है परिवार या कुल। ठीक, जो पहले बताया कि ऋग्वैदिक काल हो या पूरी वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, या जिसको कुल कहते हैं, और इसका प्रधान या मुखिया कुलप कहलाता था। ठीक, इस समय में ऋग्वैदिक काल जो समय था उसमें स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी और बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक, स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण कर सकती। इसी में ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला 3 अलग अलग स्त्रियाँ हैं, यानी विदुषी स्त्रियाँ हैं। इनका वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऐसे ही ऋग्वेद काल की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में देखें तो आर्य। ठीक, अब आर्य शब्द है या वैदिक सभ्यता की बात करें तो आर्यों के द्वारा ही जो विकसित की गई सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य कहलाते थे। तो आर्य बहुदेववादी होते थे, यानी एक से अधिक देवता को मानते थे और साथ साथ में एक ईश्वरवाद में, यानी केवल एक ईश्वर में भी विश्वास करते थे। यज्ञ वगैरह इस समय में काफ़ी होते थे, इसलिए यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वैदिक देवताओं में जो मुख्य स्थान था वो इंद्र को प्राप्त था, यानी कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता जो था वो इंद्र था। अब इंद्र के अलावा और भी देवता थे, लेकिन मुख्य स्थान जो था वो इंद्र को प्राप्त था। इनके अलावा उषा, अदिति, सरस्वती, पृथ्वी प्रमुख देवियाँ भी थी। ठीक, आर्थिक जीवन की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें वैदिक सभ्यता के या ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आर्यों का या वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और जो गौण या द्वितीयक व्यवसाय जो है वो कृषि था। इस समय में विनिमय के रूप में गाय, घोड़े और निष्क का प्रयोग किया जाता था। निष्क एक प्रकार की मुद्रा होती थी। ठीक, ऐसे ही ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, जो सूदखोर होता है, उसको यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समय में बैंकनोट कहा जाता था। और आर्यों के द्वारा जो सबसे पहले खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी। ठीक, ऐसे ही व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था या पनी कहलाता था वो, और जो धनी व्यक्ति है, कुलीन व्यक्ति है, उसको गोमत कहा जाता था। ठीक, इसके अलावा कुछ तथ्य अगर और देखें तो आर्यों का मुख्य पेय जो था वो सोमरस था। इसको सोम और सूरा भी कहते हैं। तो सोम एवं सूरा भी कह सकते हैं और सोमरस भी कह सकते थे, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। फ्रेंड्स, बीच बीच में कुछ और तथ्य मैं बता देता हूँ, तो इसलिए आप वीडियो देखते हो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कुछ फैक्ट जो बता देता हूँ बीच में वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगले तथ्य की बात करें तो गाय को अघन्या कहते थे। गाय के लिए जो शब्द इस्तेमाल था उसको अघन्या। इसका मतलब होता है कि न मारा जाने योग्य पशु। ऋग्वेद काल में जो है सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। गंगा का भी इसमें उल्लेख है, और सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक, मतलब सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सरस्वती, और जबकि सबसे अधिक बार जिसका उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी। ठीक, तो ये हो गई ऋग्वेद कालीन काल जो समय है उसके बारे में या ऋग्वेद के बारे में।
अब उत्तर वैदिक काल, इसके बाद का जो समय है उत्तर वैदिक काल, दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का है। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैल गई थी। इससे पहले ऋग्वेद कालीन समय में जो आर्य थे वो पंजाब अफ़गानिस्तान पंजाब यहाँ तक पहुँच होती थी उनकी, लेकिन इसके बाद का जो समय है उसमें गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैल गई। और अब जैसे पहले छोटे छोटे कबीले होते थे और कबीलों के बीच में युद्ध हुआ करते थे, लेकिन इस समय क्या हुआ कि छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से आपस मिल के क्षेत्रीय जनपदों में बदलने लगे थे, यानी कुछ बड़ा आकार लेने का, यानी बड़ा क्षेत्र बनने लगे थे। तो अब युद्ध जो है वो छोटे छोटे कबीले या ग्राम के लिए ना होकर बड़े क्षेत्रों के लिए होने लगे थे। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर दिशा का जो राजा होता था उसको विराट कहा जाता था, दक्षिण का जो था उसको भोज, पश्चिम का स्वराज और पूर्व का सम्राट कहलाता था। ठीक, इस समय राजा राज्याभिषेक करते समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, अर्थात मतलब राजसूय यज्ञ करते थे राज्याभिषेक करने से पहले। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे थे। जैसे पहले ऋग्वेदीन काल में आपने देखा था कि वर्ण जो है वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवसाय पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगे थे। सामाजिक स्थिति अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल जो है उसमें परिवार या कुल समाज की महत्वपूर्ण इकाई थी। शूद्रों के साथ छुआछूत की भावना भी विकसित नहीं हुई थी, और जो गोत्र का उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिला था। ठीक, स्त्रियां इस समय में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। इस काल में अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था और पुरुषों में बहुविवाह और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। ठीक, अब धार्मिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति बन गए थे, जो कि ऋग्वेद काल में इंद्र हुआ करते थे। ठीक, तो उत्तर वैदिक कालीन समय में मुख्य देवता प्रजापति हो गए, इंद्र और वरुण की जो प्रतिष्ठा हो गई कम हो गई और यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया, जबकि अगर ऋग्वेद कालीन समय की अगर बात करें तो वहाँ पशुपालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था और कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। और यहाँ उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है और पशुपालन द्वितीयक या गौण व्यवसाय है। ठीक, ऐसे ही वर्ण व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, ये पहले भी बता दिया है। इस काल में निष्क और शतमान, ये शतमान लिखा है उसका शतमान पढ़िएगा, शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। इस काल में किसी भी प्रकार के भार, आकृति, मूल्य या नाप के सिक्कों का चलन नहीं था। व्यवसाय का आधार जन्म आधारित होगी, तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक, डबल रिपीट हो गया है। ठीक, अब देखते हैं अपन जो देख रहे थे एक सभ्यता वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता था, और इसके जनों की बात करें या लोगों की बात करें तो वो आर्य थे। ऐसे ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया था, तो वो कैसे द्रविड़ सभ्यता के थे और ये आर्य के। ठीक, तो वैदिक साहित्य की बात करें, जैसे पहले ही देखा कि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक साहित्य है और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है। तो साहित्य में क्या है, वेद, उपनिषद, महापुराण, वेदांग। ठीक, कुछ स्मृतियाँ भी है, ठीक, और कुछ षड्दर्शन भी है। ठीक, तो वेद जनरली 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ऐसे ही आगे उपनिषद भी 108 है, महापुराण 18, वेदांग 6। तो वेद की अगर बात करें तो 4 वेद है। 4 वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इनके उपवेद कौन से हैं और इसके प्रवर्तक कौन है, वो भी यहाँ देखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से सुने और याद करें। ठीक, तो पहला जो है ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो कौशिकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहते थे होत्र, और इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है, और इसके प्रवर्तक जो थे वो प्रजापति थे। ऐसा ही अगला जो वेद है वो यजुर्वेद, इसमें ब्राह्मण है तैत्तिरीय और सतपथ अलग है, तैत्तिरीय अलग है। ठीक, यजुर्वेद को पढ़ने वाले कहते हैं अर्ध्वी,
और इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक, और इसके प्रवर्तक थे विश्वामित्र। अगला जो सामवेद है, सामवेद को संगीत का जनक वेद भी कहा जाता है, याद रखना। इसमें के जो ब्राह्मण थे वो पंचविश, और सामवेद का अध्ययन करने वालों को कहा जाता है तो उद्गाता, या पढ़ने वालों को उद्गाता। ठीक, इसका वेद है गंधर्व वेद और इसके प्रवर्तक है नारद। ऐसे ही अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद जो है इसके ब्राह्मण गोपत है, पढ़ने वाले को, अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक, उपवेद है शिल्पवेद। ठीक, और इसके जो प्रवर्तक है वो है विश्वकर्मा। ठीक, ऐसी उपनिषद की बात करें तो उपनिषद है मुंडकोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, जावाली उपनिषद है, ईशोपनिषद है और कठोपनिषद है। तो जो सत्यमेव जयते है वो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का उल्लेख है, जावाली उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है, ईशोपनिषद में आत्मा के शरीर परिवर्तन का उल्लेख है, और लास्ट कठोपनिषद जो है उसमें यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है। महापुराण की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ये फैक्ट याद रखना। ठीक, वेदों से संबंधित, उपनिषद से संबंधित, पुराणों से संबंधित। ठीक, अब वेदांग की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। अब वेदांग कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, अगला है षट दर्शन। तो हिंदू दर्शन पद्धतियों को षट दर्शन कहा जाता है, जिसकी संख्या 6 है। तो पहला दर्शन सांख्य दर्शन, जिसके ऋषि है कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के उलुक या कनाद, दो अलग अलग नाम है, उलुक या कनाद है। ऐसे ही मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनी ऋषि, और वेदांत दर्शन वह बादरायण का ब्रह्मपुत्र। ठीक, ऐसे ही स्मृति है कुछ। स्मृति में सामाजिक विधि और नियम बताए गए हैं, जैसे मनुस्मृति है, गौतम स्मृति है, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। ठीक, अब ऋग्वेद काल में कुछ नदियाँ देखते हैं जो प्राचीन समय उनके कुछ और नाम थे, लेकिन अभी उनको दूसरे नाम से जानते हैं। ऐसे ही वितस्ता, इसको अभी के समय में कहते हैं झेलम। विपाशा को कहते हैं व्यास। परुष्णी, रावी, दृष्टि, घग्गर। क्रुप, कुर्रोम, कुभा, काबुल। सदानीरा का जो अभी के समय नाम है गंडक। अश्किनी को चिनाब कहते हैं। सतुद्री, सतलज। गोमल, गोमती। सिंधु, सिंध और सुवास्तु, स्वात। कुछ ऋग्वेद कालीन देवता के बारे में देखते हैं, जिसमें से इंद्र को कहा जाता था युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। ऐसे ही अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता और सत्य का प्रतीक है। सोम वनस्पति देवता कहते थे, जिसे विष्णु हैं विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। ऐसे ही पूषण को पशुओं का देवता कहते थे, और मरुत आंधी तूफान का देवता होता था। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने तथ्यों के साथ बताने की कोशिश की है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।